हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। यूट्यूब के इस सीरीज में, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ मयंक सर, इसमें जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक सीरीज, इन दैट सीरीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो है वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने पाया है कि बहुत सारे बच्चों को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने में। कारण क्या है कि दिस मोशन इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द जनरल मोशन of the particles, like motion in straight line, like motion in curved line, like circular motion. Anyway, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखेंगे कि हमने इस चीज़ को, इस टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है, और अगर ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप all the part of the video, then you will definitely be able to understand everything about wave and oscillation. वेव एंड ऑसिलेशंस, ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसमें जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह का मोशन है, डैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट बिफोर डैट हम तुमको बता दें कि इसमें पहला कुछ डेफिनेशंस है इस तरह के मोशन के बारे में। पहले तो हम वो देख लेते। सबसे पहले आता है पीरियोडिक मोशन। किस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक कहते हैं? पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है, यू सी, पीरियोडिक मोशन, अ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ इट इज रिपीटेड बाय सेम पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स व्हाट? अगर किसी पार्टिकल, किसी बॉडी का मोशन इस तरीके से है कि उसका मोशन रिपीट हो रहा है। मोशन रिपीट होने का मतलब उसके मोशन का पाथ रिपीट हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो रिपीटेशन है ये एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में होता है। सपोज कोई एक पार्टिकल 10 सेकंड में अपना एक मोशन कंप्लीट कर लेता है, तो जो भी कंडीशन उस पार्टिकल का 0 सेकंड में होगा वही कंडीशन 10 सेकंड में होगा। जो कंडीशन उस पार्टिकल का 2 सेकंड में होगा वही पोजीशन, वही मोशन, वही वेलोसिटी उस पार्टिकल का 12 सेकंड में होगा। सो द इंटायर मोशन इज बीइंग रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो दो बातें यहाँ पे हैं। पीरियोडिक मोशन होने के लिए दो शर्तें हैं। पहला, द मोशन शुड बी रिपीटेड बाय सेम पाथ, एंड द सेकंड, इट शुड बी अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये मान लो सन का ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन एंड दिस इज अर्थ, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये जो मोशन है, द पाथ इज फिक्स्ड एंड ऑल्सो द टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड 1 ईयर, इज फिक्स्ड। So for the million of years, the earth is repeating this motion every time after 1 year. This motion will be called periodic. इसको हम कहेंगे कि ये periodic है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है और इसका स्पीड कांस्टेंट है, विथ कांस्टेंट स्पीड, देन डेफिनेटली द पार्टिकल, अगर सपोज इट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये ए पॉइंट पर दोबारा एक फिक्स टाइम के बाद आएगा, let that time be t. Again after next time t, what will happen? The same motion will be repeated. So a motion is called periodic if it is repeated by same path after a fixed interval of time. तो ये तो हो गया periodic। अब है कि दूसरा जो definition है वो है oscillatory motion। Oscillation क्या होता है? What is oscillation? कई मोशन तुमने देखा होगा ऑसिलेशन का, जिसमें कि एक पार्टिकल या कोई एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो? फ्रॉम हियर टू देयर एंड फ्रॉम देयर बैक टू हियर। दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं इसको। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन।
प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल अ पेंडुलम, यू मस्ट हैव सीन द मोशन ऑफ ए पेंडुलम। अगर एक पेंडुलम को, सस्पेंडेड पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये स्टार्ट इस तरह से होता है। आई एम गोइंग टू शो यू one or two example of oscillatory motion, not very uncommon, very common, you might have seen it earlier, but here let's see. You see, यहाँ देखें, ये एक ब्लॉक है जो किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और इस ब्लॉक को हमने यहाँ से रिलीज़ किया है ना। ये जो ब्लॉक का मोशन आप देख रहे हो, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। हम बताएंगे इसे कि एक्चुअली दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन और ऐसे ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सी, ये जो x इजिकल टू 0 दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। मतलब क्या हुआ कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, लेट मी शो यू इन स्लो मोशन, इसको धीरे करके दिखाते हैं तुमको। यू सी, जब ये ब्लॉक x इजिकल टू 0 पे आ रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। जैसे ब्लॉक आगे जा रहा होता है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है और स्प्रिंग इसे वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर पुल कर रहा है। सो ये बहुत दूर तक नहीं जा पा रहा है, यहाँ आते आते रुक गया, देन इट कम बैक अगेन, ये फिर वापस आया, देन अगेन इट वेंट टू -x। दिस इज एग्जाम्पल। अब ये सब क्या दिख रहा है यहाँ पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज़ वन एग्जाम्पल। दिस इज़ कॉल्ड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और इस फिगर में ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये एक ख़ास किस्म का ऑसिलेशन है और इसी ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें देखो, ये जो ब्लॉक है मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, दैट इज x मैक्सिमम इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, प्लस एंड हियर माइनस। इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो वील से दैट दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ऑल्सो यू कैन सी, ये एक ऑसिलेशन यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, दिस इज़ वन ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन एक फिक्स टाइम में ये कंप्लीट कर रहा है एंड दिस इज़ कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये सब हम लोग देखेंगे। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन यू आर सीइंग। क्या है कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लीनियर ऑसिलेशन, ये एक लाइन पे है। कुछ ऑसिलेशन ऐसा होता है जिसमें कि पार्टिकल का एंगुलर मोशन होता है। अगर पार्टिकल का एंगुलर मोशन हो रहा है तो वैसे ऑसिलेशन को हम एंगुलर ऑसिलेशन कहते हैं। डैट वी ऑल्सो गोइंग टू सी। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। लेट्स सी। यू सी, ये एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे एक मास सस्पेंडेड है और ये एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर रहा है। नाउ इसे हम, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, ऊपर टेंशन। सो एट दिस पोजीशन द बॉब इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद इसे हम रिलीज़ करते हैं। यू कैन सी दिस स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज़ अगेन अ पीरियोडिक, दिस इज़ अगेन अ पीरियोडिक मोशन। यू कैन सी इसका ऑसिलेशन इस तरीके से है और ये, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, बट यू कैन सी हियर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से सर्टेन एंगल दाईं ओर और सर्टेन एंगल बाईं ओर डिस्प्लेस हो रहा है। ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं कि ये एंगुलर ऑसिलेशन है। तो ये सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन एंड द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ऑसिलेशन, राइट? एंड बोथ आर अ परफेक्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेशन, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो। बेसिक थ्योरी दोनों का बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ओके, सो यू हैव सीन दिस अ सिंपल पेंडुलम और यू कैन सी ये जो यहाँ से इस लाइन से ये जो डॉट एंगल दिखाई दे रहा है, दिस कॉल्ड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। वहाँ पर जो x मैक्सिमम था वो था लीनियर एम्पलीट्यूड और इसे हम कहेंगे कि ये
एंगुलर एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे मोशन एंगुलर हो रहा है। तो जैसा हमने बताया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस। क्वेश्चन ये राइज करता है कि आखिर कोई एक सिस्टम, कोई एक बॉडी ऑसिलेट क्यों करता है? व्हाट इज द डायनेमिक्स बिहाइंड इट्स ऑसिलेशन? तो ऐसा है कि इन द बोथ एग्जाम्पल हमने ये देखा कि कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट तब करता है जब उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा हो जो फोर्स बॉडी को वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाना चाह रहा हो। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या था, ये अभी अभी देखा आप लोगों ने, इसमें ये ब्लॉक है स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है तो यहाँ पे फोर्स F का वैल्यू 0 है। लेकिन जब इस ब्लॉक को हम खींचकर यहाँ लाते हैं तो ऐसे में, या जब ये ब्लॉक इस पोजीशन पे है तो स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है और ये जो अब ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ये फोर्स इस ब्लॉक को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाह रहा है। इसी वजह से ये ब्लॉक बहुत दूर नहीं जा पाता, कुछ दूर जा करके रुकता है और फिर लौटता है। लेकिन जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाईं ओर जाता है इधर, तो स्प्रिंग फिर फोर्स लगा रहा होता है क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है और अब की बार स्प्रिंग का फोर्स ऐसे होता है। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसे दाईं ओर डिस्प्लेस किया है तो फोर्स बाईं ओर लग रहा है, और जब हमने बाईं ओर डिस्प्लेस किया है तो ये फोर्स दाईं ओर लग रहा है। एज यू कैन सी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह का जो फोर्स होता है या इस तरह का टॉर्क होता है, लीनियर मोशन है तो फोर्स होगा और एंगुलर मोशन हो रहा है तो टॉर्क होगा। इस तरह के फोर्स या टॉर्क को हम रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। इट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। यानी कि ऑसिलेशन अगर लीनियर है तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा और ऑसिलेशन अगर एंगुलर है तो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये फोर्स और अगर ये टॉर्क लग रहा है, देन ओनली द बॉडी विल ऑसिलेट। अगर रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क नहीं है तो बॉडी में ऑसिलेशन नहीं होगा, राइट? अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क है, इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ? दिस फोर्स इज ऑलवेज, पहली बात कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, चाहे रिस्टोरिंग फोर्स हो या रिस्टोरिंग टॉर्क हो, सिस्टम का एक इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूर होता है जहाँ पे उस सिस्टम पर ना तो कोई फोर्स लग रहा होता है ना कोई टॉर्क हो रहा होता है, नेट टॉर्क नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन अगर हम बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स लगना शुरू हो जाता है। किधर? ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह का अगर कोई फोर्स या टॉर्क है, देन दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट? ओके, force is called restoring force if it is 0 at certain position called equilibrium position, and if the particle or system is displaced from this position, then the force acts towards equilibrium position. It means it tries to restore the system to its equilibrium position. This is restoring force. Restoring force कई तरह के होते हैं, there are very many. उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत कई तरह का होता है। ये तो तय है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स होगा जिसका कि डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रहा होगा, क्योंकि अगर सिस्टम दाईं ओर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन बाईं ओर होना है, अगर सिस्टम बाईं ओर जा रहा है, पार्टिकल बाईं ओर जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन दाईं ओर होना है। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी पीरियोडिकली बदलता रहता है, और जिस रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज होता है, मींस हार्मोनिक फोर्स किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज हो रहा होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन उन्हीं हार्मोनिक फोर्सेस का एक पर्टिकुलर काइंड है। और ऐसा है,
A force acting on a system is called simple harmonic force if its magnitude is directly proportional to displacement of the system from the equilibrium position and its direction is always towards the equilibrium position. ऐसे फोर्स को if the force is acting along x axis, इसका एक्सप्रेशन होता है F इजिकल टू माइनस के इंटू एक्स, वेयर x is the displacement from equilibrium position and k is a constant. k एक कांस्टेंट है और k का वैल्यू डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट होता है और इस k को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट. इट इज़ कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट. यानी जितने भी सिंपल हार्मोनिक फोर्सेस हैं उनमें k अलग अलग हो सकता है. मोशन या तो x एक्सिस की ओर हो सकता है, अगर x की ओर हो रहा है तो x लिखेंगे, y एक्सिस पे हो रहा है तो y लिखेंगे, तो ये डिफरेंट हो सकता है बट द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विल ऑलवेज बी सेम, ऐसे ही रहेगा. व्हाट डज माइनस साइन इंडिकेट्स, ये माइनस साइन क्यों दिया हमने? बिकॉज दिस इक्वेशन इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म. यहाँ पर ये इक्वेशन बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑलवेज अपोजिट है. यानी फोर्स का डायरेक्शन अगर दाईं ओर है देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड, वो बाईं ओर होगा. So because the direction of vector f and x are always opposite, therefore this negative sign. ये इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक फोर्स. और कोई सिस्टम या किसी पार्टिकल पे अगर इस तरह का सिंपल हार्मोनिक फोर्स लग रहा है तो वैसे सिस्टम का या वैसे पार्टिकल का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. अगर लीनियर ऑसिलेशन है तो ये वाला इक्वेशन होगा, फोर्स लगेगा. और अगर एंगुलर है तो एंगुलर मोशन में हम इसको ऐसे कहेंगे. एंगुलर के केस में हम कहेंगे टॉर्क. वहाँ पे हम लोग फोर्स नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे टॉर्क टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड टाउ इज माइनस सी थीटा. यहाँ थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड C is a constant. C is a constant और C is called torsional constant. इसे torsional constant कहा जाता है. Again, for different system, the value of C, the torsional constant will be different. Okay, fine. तो ऐसा है कि हम लोगों को ये जो दोनों है टॉर्सनल एंगुलर ऑसिलेशन या एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम को अलग अलग नहीं पढ़ना है. हम लोग यहाँ पर सिर्फ लीनियर ऑसिलेशन देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन अगर एंगुलर पे आया तो करना कुछ नहीं है. जहाँ f है उसकी जगह पर टाउ हो जाएगा, जहाँ x है उसकी जगह पर थीटा हो जाएगा और जहाँ फोर्स कांस्टेंट k है उसके जगह पर टॉर्सनल कांस्टेंट c हो जाएगा. यानी कि फॉर्म ऑफ इक्वेशन विल बी सेम, वो सेम रहेगा. सिर्फ एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट x नहीं होता है बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है. एंगुलर में फोर्स नहीं होता बल्कि वहाँ पे टॉर्क होता है और एंगुलर में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता बल्कि वहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट होता है. बाकी सब सेम, फॉर्म ऑफ इक्वेशन एवरीथिंग विल बी सेम. ओके, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. इस एक्सिस पे पार्टिकल का मोशन हो रहा है और एक सिंपल हार्मोनिक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, गिवन बाई F इजकल टू माइनस के एक्स. सो लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving along x-axis under a restoring force given by F is equal to minus kx. At a certain instant t, the particle is at a distance x from the origin and let the acceleration of the particle is a. Means what? एक पार्टिकल मान लो m मास का है और वो इस लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है. At a certain moment of time ये पार्टिकल इस पॉइंट P पे है
एंड द डिस्प्लेसमेंट इज x, ऐसे। और इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो सिंपल हार्मोनिक फोर्स इज गिवन बाय माइनस kx, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन, और ये जो पोजीशन पार्टिकल का है इट इज़ एट टाइम t समय में ये यहाँ पे है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। अब हमें ये देखना है कि जब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस पे है तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो लेट द एक्सेलरेशन बी a। तो ऐसे में हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। वी हैव F इज इक्वल टू होता है ma। फ्रॉम हियर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, F इज माइनस kx, सो माइनस kx विल बी ma। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस k बाई m मल्टीप्लाइड बाई x, राइट। नाउ we all know कि acceleration of a particle is given by dv by dt, the rate of change of velocity, and dv by dt will be minus k by m multiplied by x, and also as v is dx by dt, the velocity is the rate of change of position, so therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं d by dt अंडर ब्रैकेट dx by dt इज इक्वल टू माइनस k by mx। नाउ माइनस k by mx, ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये x का डबल डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने x को एक बार नहीं बल्कि टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। और तुम में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि इट इज़ रिटन एज सिम्बॉलिकली d2x बाई dt स्क्वायर, दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम कहते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन है। एंड ये हो गया माइनस k बाई m मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि किसी कारण बस, रीज़न क्या है बहुत जल्दी पता चलेगा। फॉर एनी अ सर्टेन रीज़न हम ये जो इक्वेशन है d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k बाई mx, इसमें k इज अ कांस्टेंट, m इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम लोग करते क्या है कि k बाई m के जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। ओमेगा क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल बस इतना ही जान लेना है कि ओमेगा इज अ कांस्टेंट। और अगर तुम पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया तो हम बताएंगे कि इसके पीछे एक खास कारण है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है, k और m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो k बाई m की जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्यों, रीज़न है कि इससे थोड़ा सॉल्यूशन ईजी हो जाता है और ओमेगा का सिग्निफिकेंस क्या है वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एनीवे, अगर हम इसको ऐसे करते हैं देन द इक्वेशन बिकम्स d2x बाई dt स्क्वायर is equal to minus omega square x, and finally we can write d2x by dt square, इसको बाईं ओर ले आओ, प्लस ओमेगा स्क्वायर x is equal to 0। ये है इक्वेशन ऑफ इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेल, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिटेल डिस्कशन क्या होता है ये सब तुम लोग हायर लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन फ़िलहाल बता दें कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि हर तरह के SHM
सिंपल हार्मोनिक मोशन में एप्लीकेबल है। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सारा रहस्य खुलता है। मोशन कैसा होगा, किस तरह का होगा, किसी समय में पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना एनर्जी, मतलब मोशन के बारे में जितनी बातें हैं वो सारी बातें इस छोटे से इक्वेशन के अंदर छुपा हुआ, प्रोवाइडेड वी शुड सॉल्व इट। जैसे सॉल्व करेंगे सस्पेंस खुलता जाएगा, अच्छा ये ऐसे हो रहा, अच्छा वो ऐसे हो रहा है, राइट। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करें। तो ऐसा है कि इसको डायरेक्टली सॉल्व करना न तो रिक्वायर्ड है इस लेवल पे और ना हम लोगों को बताया गया। यू पीपल हैज़ नॉट बीन टॉट परहैप्स एट दिस लेवल टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसे हम कहते हैं कि दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएशन है। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है इंटीग्रेट करना। जैसे एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है x को, तो ये इक्वेशन आया है। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, इसको हमें 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो वो कैसे करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डायरेक्टली। इसका सॉल्यूशन सीधा लिख दे रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट होगा इसमें कि सर पता कैसे चलेगा कि कैसे आया। फिलहाल देख लो, इसका सॉल्यूशन हम सीधा लिखने जा रहे हैं। हाँ, ये बाद में हम इस बात को प्रूव कर देंगे कि वाकई दैट इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम करेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली। ओके, तो यू सी ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब जब इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है, और 2 बार इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हमारे पास 2 कांस्टेंट आएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ऐसे आता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे a और फाई फिलहाल कांस्टेंट है। जैसा हमने बताया कि सॉल्व करने पे 2 कांस्टेंट तो आना ही है, ये 2 है, एक कांस्टेंट है कैपिटल A, एक कांस्टेंट है फाई। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब ये इक्वेशन बताता है कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक है, सवाल ये है कि पहली बात तो हम लोग ये करें कि बहुतों के लिए ये मानना मुश्किल होगा कि सर ये सॉल्यूशन कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ ना कहीं साइन दिख रहा है, ना कहीं साइन कहीं है नहीं, ए कहीं है नहीं, फाई है नहीं, तो सम टाइम इट पजल्स। तो चलो इसको हम ख़त्म कर दें। वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। कैसे? नॉट डायरेक्टली, सीधा नहीं। जैसा हमने बताया कि ये इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे 2 बार इंटीग्रेट करना है, यानी ये इक्वेशन इसके 2 बार इंटीग्रेट करने पे आया है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करें तो ये इक्वेशन आ जाना चाहिए। अगर इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने पर ये आ गया, मतलब हम मान लेंगे कि दिस इज रियली द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो हम कर सकते हैं, और वो तुम भी, क्योंकि दैट इज इजी, दैट विल नॉट टेक सम टाइम। चलो तो करते हैं, स्टार्ट करो यहां से। वी हैव x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, वेयर a और फाई इज कांस्टेंट। लेट्स डिफरेंशिएट इट, dx बाई dt। अब डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही है, a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos अंडर ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाई मल्टीप्लाइड बाई, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा प्लस 0, तो ये ओमेगा हो गया। मीन्स dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाई। नाउ एक बार और,
दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। सो लेट्स डू इट वंस मोर। x को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। d2x बाई dt स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे ओमेगा a इज कांस्टेंट एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos विल बी माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई और अगेन मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, राइट? मीन्स व्हाट? d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव को हम x लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसको इधर ले आओ, देन इट विल बी d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं देन वी गेट दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये इसका डबल डिफ्रेंशिएशन है और इसका अपोजिट ट्रू होगा, इसका डबल इंटीग्रेशन ये होगा। तो यहाँ से ये बात तो प्रूफ हो गई कि ये a साइन ओमेगा t प्लस फाइव इज रियली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नाउ वी कम टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि SHM के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हमने देख लिया है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसमें ये सारे टर्म्स बता क्या रहे हैं हमें। ओके, तो लेट्स सी ये एक्स एक्सिस है और एक पार्टिकल ऑफ मास m, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे कि हम ऑरिजिन ले लेते हैं, एंड अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जितने भी टर्म्स हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। फर्स्ट वी कम टू x, हम देखते हैं x क्या बता रहा है। तो ये तो क्लियर है, इट गिव्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल at टाइम t। यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो जो x का वैल्यू मिलेगा वो बताएगा कि उस समय वो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है। सो सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पर टाइम t हो रहा है and this is x. So x gives the position. The second is a. ये जो a लिखा है हम लोगों ने, it is called amplitude. इसको हम amplitude कहते हैं। It is very clear, इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है कि वट एवर वैल्यू ऑफ टाइम का तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो, x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो a होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम वैल्यू a होगा। मीन्स व्हाट? इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, ये x इज इक्वल टू a से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर ये पोजीशन यहाँ पर ये प्लस a है, इट मीन्स द पार्टिकल इन दिस ऑसिलेशन प्लस a से आगे नहीं जा सकता, यानी ये मैक्सिमम यहीं तक जाएगा। और साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा दैट इज -a, और मीन्स इन द लेफ्ट हैंड साइड द पार्टिकल कैन मूव एट मोस्ट टू -a एंड +a। सो द पार्टिकल जो होगा वो -a से +a के बीच में कन्फाइन रहेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन।
ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल from equilibrium position. Equilibrium position. So the maximum displacement of particle from equilibrium position is called amplitude. You see, अब बारी आती है ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? ये तो तुमको याद होगा कि हमने बताया था कि वी हैव रिप्लेस्ड k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे. तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि बाद में हम देखेंगे कि ओमेगा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. अब समय है कि हम ये जानें कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा. बट बिफोर ओमेगा सबसे पहले हम यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करेंगे, कैपिटल T. दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में सिस्टम को या पार्टिकल को जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. अब देखो, अगर ये पार्टिकल O से प्लस A गया, प्लस A से वापस O आया, O से फिर गया माइनस A और माइनस A से फिर आया प्लस O, ये हम कहेंगे कि वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड. तो एक ऑसिलेशन तब होता है जब पार्टिकल O से प्लस A से O, O से माइनस A एंड देन बैक टू O. वी कैन टेक ऑल्सो फ्रॉम हियर, जैसे हम लोग मोशन यहाँ से भी ले सकते हैं. प्लस A से, अगर ये प्लस A से O आया, O से माइनस A गया, माइनस A से O और फिर बैक टू प्लस A, ये भी हो गया वन कंप्लीट ऑसिलेशन. तो द टाइम टेकन बाय पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो डेफिनेशन सिंपल है इसका, द टाइम टेकन फॉर one complete oscillation is called period, period of oscillation. हालांकि कैपिटल T इस इक्वेशन में नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी जान जाएंगे कि ये कैपिटल T इस इक्वेशन से इसका मतलब क्या है, क्या रिलेशन है. एनीवे, ठीक हो गया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. आफ्टर दैट एक और टर्म है, एक और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इस इक्वेशन में अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन यूज जरूर है उसका, और वो है फ्रीक्वेंसी. जिसको कि हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय न्यू. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? वेरी सिंपल. फ्रीक्वेंसी कोई नया शब्द नहीं होगा तुम्हारे लिए. एनीवे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंपल डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में पार्टिकल जितनी बार ऑसिलेट करता है, दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल का जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो 0.1 सेकेंड है. तो अगर 0.1 सेकेंड में वो एक बार ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है पूरे 1 सेकेंड में ये 10 टाइम्स ऑसिलेट करेगा. सो दैट 10 टाइम्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन in 1 second.
in 1 second is called frequency. Or SI unit, all of you must be knowing SI unit is hertz. शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखते हैं। और यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि देयर इज अ डिस्टिंक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंड वी कैन राइट हियर दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, अब बारी है, अब हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज दिस ओमेगा। ये ओमेगा क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो ओमेगा इक्वेशन में आता है, दिस ओमेगा इज कॉल्ड ओमेगा, इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज डिफाइंड एज ओमेगा बराबर होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, और ऑल्सो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी। बोथ ऑफ देम आर सेम इक्वेशन। सो ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और ये जो सॉल्यूशन है SHM का, इसमें ये जो ओमेगा यहाँ पे आया हुआ है, दिस ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके जगह पर हम लोग 2 पाई न्यू इंटू टाउ टी भी लिख सकते हैं, या फिर 2 पाई बाई टी इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक और कांस्टेंट है फाई। ये क्या है, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फाई का बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस इज डेफिनेटली, इस इक्वेशन में इट इज एक्टिंग एज एन एंगल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस फाई को हम फेज ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। इसे ऑसिलेशन का फेज कहा जाता है। ये जो वर्ड फेज है, ये फिजिक्स में, खासकर वेव मोशन में, और भी बहुत जगहों पे, जब इन द क्लास 12 इवन ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, वहाँ वेव ऑप्टिक्स, वेव मोशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि क्या होता है फेज। फेज का मतलब क्या है। तो चलो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेज है क्या। इट इज कॉल्ड फेज ऑफ ऑसिलेशन। एक्चुअली फेज जो ये एंगल है, दिस गिव्स द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। किसी सिंगल SHM में उसका जो फेज एंगल, कई बार हम लोग फेज एंगल भी बोलते हैं, फेज एंगल गिव्स कि स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पे था, व्हाट इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्या मतलब है इसका, बहुत जल्दी समझ जाओगे। पहले तो ये देख लो, पहले तो इसको हम लोग ये कर लें कि इट गिव्स इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनिशियल पोजीशन, क्या हुआ इसका मतलब, ये भी देख लेते हैं। जैसे चलो अभी जैसा हमने देखा था कि ये SHM में अ पार्टिकल ऑफ मास A इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन है, और इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू A, यहाँ पर है +A और यहाँ है -A। कई बार +A और -A को पॉजिटिव एक्सट्रीम और निगेटिव एक्सट्रीम भी कहते हैं। एक्सट्रीम क्यों कहते हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो ये दाईं तरफ का एक्सट्रीम पोजीशन है और ये बाईं तरफ का एक्सट्रीम पोजीशन है।
तो एम्पलीट्यूड ए हो गया इसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा है, टाइम पीरियड टी है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। सपोज किसी पार्टिकल के एसएचएम में मान लो कि ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड सपोज दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड का ए का वैल्यू दिया हुआ है सपोज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और कहा गया है कि इसका इक्वेशन लिखना है, इसके एसएचएम का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए की जगह पर लिखेंगे 5 साइन ओमेगा की जगह पर 10t। अब बारी आएगी कि फाई का वैल्यू हम क्या डालें। इस इक्वेशन में ए तो पता चल गया 5 सेंटीमीटर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड है, वो हमने पुट कर दिया। फेज एंगल फाई क्या पुट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि इस ऑसिलेशन का फेज एंगल क्या है। अब ऐसा है कि फेज एंगल इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने मोशन काउंट करना शुरू कहां से किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल सपोज प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है कर रहा है, पहले से कर रहा है, और तुम अपना घड़ी स्टार्ट करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट योर क्लॉक, स्टॉप वॉच तुम्हारे हाथ में है, यू वांट टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच। तो कहां से करें, किस पोजीशन से करें। मान लो कि तुमने क्या किया कि तुमने घड़ी शुरू किया है तब जब ये पार्टिकल प्लस ओ पर है, यहां है और दाईं ओर जा रहा है। तुम घड़ी यहां से शुरू कर सकते, यू कैन स्टार्ट योर वॉच फ्रॉम हियर, यू कैन स्टार्ट योर वॉच फ्रॉम एनीवेयर। तुम घड़ी चाहे कहीं से शुरू करोगे, इस पार्टिकल के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। घड़ी तो मेरे हाथ में है, उससे टच नहीं कर रहे हैं, हम घड़ी कहीं से शुरू कर सकते हैं, ये हमारे मर्जी पे है। हमारे घड़ी को शुरू करने से हम चाहे यहाँ से शुरू करें या यहाँ से या यहाँ से, इसके मोशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, वो है फेज एंगल। कैसे, लेट्स सी। सपोज तुमने घड़ी यहाँ से शुरू किया, तो अब तुम्हारा इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से हमने घड़ी शुरू किया, यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 है, इनिशियल का मतलब ही हुआ 0, घड़ी हमने यहाँ से शुरू किया, घड़ी चलना शुरू हो गया। अब ये इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ x का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। नहीं, अगर यहाँ घड़ी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल शुड बी एट x इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 हमारा पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है, क्योंकि हमने घड़ी यहाँ से शुरू किया है। तो इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि t का वैल्यू 0 पुट करने पर x का वैल्यू 0 हो जाए। तो लेट्स फाइंड आउट। मान लो कि फेज एंगल अगर फाई है और यहाँ 0 पुट करते हैं और इसके 0 पुट करने से x 0 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 साइन, ये तो 0 हो गया, साइन फाई इंप्लाइज साइन फाई इज इक्वल टू 0 एंड फेज एंगल 0 हो गया। मतलब यह है कि अगर हमने अपनी घड़ी को उस समय शुरू किया है जिस समय पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन दैट केस द फेज एंगल फाई शुड बी 0। तो हमारा इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, हम इक्वेशन को लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये हो गया इसका इक्वेशन, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का मतलब है कि यहाँ फेज एंगल फाई का वैल्यू हमारा 0 है, और फाई 0 से मतलब ही हो गया कि एट t इज इक्वल टू 0 पुट करने पर x का वैल्यू 0। घड़ी शुरू कहाँ से हुआ था, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, ऑरिजिन, मीन पोजीशन। बट सपोज अगर हम घड़ी को वहाँ से शुरू नहीं करें, घड़ी शुरू करने से जैसा हमने बताया कि इसके मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, फिजिकल मोशन वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम घड़ी को किसी और पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये फेज एंगल बदल जाएगा।
सपोज हमने घड़ी शुरू किया है यहाँ से, अब की बार एट t इजिकल टू 0 x का वैल्यू प्लस a है, यानी हमने घड़ी तब शुरू किया है जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, उस समय घड़ी स्टार्ट हुआ है। अब ये इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, ये इक्वेशन, कि अगर हम t का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 नहीं होगा बल्कि 5 हो जाना चाहिए, a बराबर हो जाना चाहिए। तो 5x का वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए। इन दैट केस यू कैन सी क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर हम t का वैल्यू 0 पुट करने पर x का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि 5 इजिकल टू 5 साइन 0 प्लस 5, दैट गिव्स यू साइन 5 इजिकल टू 1, और इसका मतलब हुआ कि 5 इजिकल टू पाई बाई 2। मतलब अब हम इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, x इजिकल टू 5 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। मीन्स अगर पार्टिकल के मोशन की काउंटिंग हमने शुरू की है प्लस a से, तो इस बार फेज एंगल 0 नहीं होगा बल्कि पाई बाई 2 होगा। इसको हम लोग जस्ट अपोजिट करके देखें। अगर SHM के इक्वेशन में फेज एंगल पाई बाई 2 है, इसको देखते ही समझ जाएंगे कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन प्लस 5 पे था, प्लस a पे है। अगर फेज एंगल 0 है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर फेज एंगल माइनस पाई बाई 2 है, इसका मतलब घड़ी हमने शुरू किया है व्हेन द पार्टिकल वाज एट नेगेटिव एक्सट्रीम। सो इस पूरे लाइन पे जिस किसी पोजीशन से हम घड़ी शुरू करेंगे, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंगली उस मोशन का फेज एंगल तय हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बात ये आती है, वी कैन थिंक, इसका मतलब तो ये हुआ कि फेज का कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी मर्जी पे है। हम फेज एंगल 0 भी कर सकते हैं, हम फेज एंगल पाई बाई 2 भी कर सकते हैं, हम फेज एंगल माइनस पाई बाई 2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 0 से लेकर के 2 पाई तक फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये हमारे मर्जी पर है। मतलब सेम मोशन है, और एक ही SHM के लिए, सेम SHM के लिए फेज एंगल 0 भी हो सकता है, पाई बाई 2 भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो फिर क्या हुआ इम्पोर्टेंस इसका? इसका बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नज़र तो नहीं आ रहा। डेफिनेटली एक सिंगल SHM के लिए, एक सिंगल सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज एंगल का कोई खास इम्पॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे मर्जी पे है, ये इट इज़ एट योर ओन डिस्क्रेशन, ये आर्बिट्री होता है। मीन्स तुम जो चाहो वो वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फेज एंगल का इम्पॉर्टेंस तब सामने आता है जब एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा SHM परफॉर्म हो रहा हो। मान लो कि 2 आइडेंटिकल सिस्टम है और दोनों SHM परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे दोनों का मोशन में, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मान लो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एक चीज़ दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है, और वो क्या है? दोनों का फेज। आई एम गोइंग टू शो यू द मोशन ऑफ 2 SHM। हम तुमको 2 SHM का मोशन दिखाने जा रहे हैं, और उसको देख के तुम समझोगे कि अगर 2 SHM परफॉर्म हो रहा है आइडेंटिकल, तो उनमें फेज का इम्पॉर्टेंस कहाँ आता है, राइट? ओके, लेट्स सी। यू सी, यहाँ पे एक 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग है, राइट? और हम इस दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को सेम करने जा रहे हैं। बोथ ऑफ देम हैव गॉट सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसमें हमने 100 kg मास को लटकाया, और इसमें भी हमने 100 kg मास को लटकाया। ओके, नाउ सी, अब क्या करने वाले हैं हम?
ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट। इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए से यहाँ तक और रिलीज कर दिए। इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट करना शुरू हो गया, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तुम कह सकते हो कि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है प्लस ए, ये माइनस ए है, प्लस ए से माइनस ए ये ऑसिलेट कर रहा है। नाउ सी दिस ब्लॉक को भी हमने स्ट्रेच किया और जस्ट वेट ए मिनट। अब देखो these two blocks are now oscillating, you can see it clearly। और तुम क्या देखते हो कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, और तीसरी बात क्या है कि दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर रहा है। ये दोनों एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव, एक साथ इक्विलिब्रियम, एक साथ negative extreme, both of them are oscillating in same phase। let's say in normal motion they are oscillating in same phase, एक साथ oscillate कर रहा है। ऐसे में हम ये कहेंगे कि अगर इसका फेज हम ज़ीरो करेंगे तो इसका भी फेज ज़ीरो होगा, इसका फेज अगर हम π/2 रखेंगे तो इसका भी फेज π/2 होगा। मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों पार्टिकल के मोशन का फेज सेम है, यानी हम बोथ ऑफ देम, इन दोनों का पूछा जाए कि फेज डिफरेंस क्या है तो हम ये कहेंगे फेज डिफरेंस ज़ीरो है, दोनों सेम फेज में है। तो सेम फेज में होने का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि दो सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो दोनों साथ साथ कर रहा है, एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और एक साथ नेगेटिव पे। बट नाउ सी दिस, अब देखो अब देखना अब क्या हो रहा है। ये क्या दोनों सिस्टम का टाइम पीरियड बदल गया? नहीं बदला, सेम है। क्या दोनों सिस्टम का एम्पलीट्यूड बदल गया? नहीं बदला, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है। बट वन थिंग इज नाउ डिफरेंट फिजिकली। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अब ये दोनों साथ साथ ऑसिलेट नहीं कर रहा। Now what we see here, जब एक बॉडी अपने प्लस ए पे है, जिस समय ये आता है प्लस ए पे, ये चला जाता है माइनस ए पे। ये जब माइनस ए पे जा रहा है तो ये प्लस ए पे आ जा रहा है, राइट। इसका मतलब what we see here कि इन दोनों में फेज का डिफरेंस π/2 का है। इसका मतलब हमारे ये समझ में आया कि किसी एक ऑसिलेशन का जो फेज एंगल है वो तो हमारे मर्जी पे है, लेकिन अगर दो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारे मर्जी पे नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि फिजिकल सिचुएशन क्या है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में, इस मोशन में दोनों का फेज डिफरेंस π/2 का है, क्योंकि इसका फेज अगर हम जीरो करते हैं तो इसका फेज प्लस π/2 आ रहा है, मतलब फेज डिफरेंस π/2 का है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेज डिफरेंस। और आगे जब हम लोग वेव पढ़ेंगे तो उस वेव मोशन में ये फेज डिफरेंस काफ़ी मायने रखेगा। हम लोगों ने आज के इस क्लास में स्टार्टिंग फ्रॉम SHM काफ़ी कुछ सीख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसी एक चीज़ और बता दें, SHM हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता और हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होता। लेकिन SHM एक ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक भी है और साथ साथ ऑसिलेटरी भी है। मीन्स SHM ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन है जो ऑसिलेटरी होने के साथ साथ पीरियोडिक भी है, दोनों बातें होती हैं। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है। वेल देन आई होप कि यू माइट हैव एंजॉयड दिस क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ SHM द पार्ट 1। बहुत जल्दी हम इसका सेकेंड पार्ट रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अपलोडेड। बट आई होप कि यू वुड हैव अंडरस्टूड सो फार जो हमने पढ़ाया SHM के बारे में
और SHM के जितने टर्म्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन। एक चीज़ और बता दें, वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वॉचिंग द वीडियो। कोई भी एजुकेशनल वीडियो वाइल यू आर वॉचिंग दिस, जैसे कि तुम ये वीडियो अगर देख रहे हो तो इसे एट ए स्ट्रेच नहीं देखते हैं। वेन एवर यू स्टडिंग समथिंग फ्रॉम द वीडियो, डोंट सी एट ए स्ट्रेच। वॉट यू शुड डू, यू शुड सी पार्ट वाइज। Go through the 5-10 minutes of 5-10 minutes of the topic and then pause it and think about it। अगर उसमें कुछ लिखने को हो तो उसको नोट भी कर लेना है। इतना करने के बाद then go ahead, फिर आगे बढ़ो, आगे 5-10 मिनट देखो, उसमें कुछ अगर नोट करने लायक है, कहीं अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो पीछे बातें बताई गई हैं उसको ध्यान में करना है तो उसको देखते हुए, यानी कि वीडियो को रोक रोक के देखा जाता है। If it contains the time of 40 minutes, then you should take at least 1.5 hour to go through the entire video। तो ये तरीका होता है। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे अपलोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, एंड देन हम बताएंगे कि सम एग्जाम्पल ऑफ SHM एंड व्हाट इज़ द एनर्जी, एक्सेलरेशन, स्पीड वगैरह वगैरह। सो द डायनेमिक्स एंड द काइनेमेटिक्स ऑफ SHM, that's what we are going to do in the next class. Till then, goodbye.